करेंगे। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है और बड़ा एक्शन जो जारी है उसके तहत जो एनकाउंटर हुआ मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यह मुठभेड़ जारी है। गढ़चिरौली में सुबह 10 बजे से यह मुठभेड़ चल रही है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद सुरक्षा बलों ने किए हुए हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कैसे यह ऑपरेशन किया गया। इसमें हमारे 2 जवान जो जख्मी हुए थे उनको हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया है। उनके कंधे में गोली लगने की बात सामने आई थी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी इसे इस तौर पर देखा जा सकता है कि 12 नक्सली ढेर कर दिए गए और वो भी ऑपरेशन कब चलाया गया। इस तस्वीर को, दूसरी तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने मुश्किल हालात, विपरीत हालात होने के बावजूद हमारे जवान कैसे नक्सल एरिया में काम कर रहे हैं और सर्च अभियान के साथ मुठभेड़ को अंजाम दे देंगे। वाकई बड़ी सफलता भी कहेंगे। अगर 12 जवान ढेर किए गए हैं सुरक्षा बलों के जरिए, माफ कीजिएगा, नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने, तो ये बड़ी उपलब्धि भी होगी। दूसरा ये कि बॉर्डर पर, महाराष्ट्र बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। जवान अभी भी वहां पर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। एक और अतिरिक्त टुकड़ी भी इन जवानों की मदद के लिए वहां पर भेजी गई है ताकि नक्सली वहां से निकल ना सकें। और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, सुनवा रहे। गडचिरोली छत्तीसगड बॉर्डरवर काकेर जवळ आपल्या गडचिरोली पोलिसांनी C60 ने एक मोठं ऑपरेशन केलेलं आहे। या ऑपरेशन मध्ये 12 माओवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचं काम आज आपल्या पोलिसांनी केलंय। तो सुन रहे थे आप देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की, वो कह रहे हैं कि 12 जो नक्सली हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन जारी है। जहां एक और सीएम योगी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्रियों के साथ बैठक कर फीडबैक लिया है और स्पेशल 30 को जिम्मेदारी दी। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव के लिए तैयारी में जुटी है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी में मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया था। इन प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली सीटों के दौरे किए और स्थानीय समीकरणों को समझा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में जब तक चुनाव खत्म न हो जाए 2 दिन और रात रुकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के भी निर्देश हैं। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर है। इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ उनके प्रभार वाली विधानसभा सीटों के बारे में एक एक कर स्थानीय समीकरणों की जानकारी ली। साथ ही इस दौरे से निकले फीडबैक पर भी चर्चा की। इसके बाद विजय संकल्प के साथ मंत्रियों और नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई। उपचुनाव के घमासान के लिए स्पेशल 30 ने कमान भी संभाल ली है, जिसमें मीरापुर सीट के लिए प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी अनिल कुमार को और प्रभारी के तौर पर सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक का नाम तय किया गया है। इसी तरह विधानसभा सीट कुंदरकी के लिए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी तय है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा और प्रभारी ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जबकि खैर विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और प्रभारी के तौर पर संदीप सिंह को कमान सौंपी गई है। करहल सीट के लिए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ प्रभारी अजीत पाल सिंह का नाम चुना गया है। सीसामऊ सीट के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ प्रभारी नितिन अग्रवाल और फूलपुर में प्रभारी मंत्री राकेश सचान के साथ प्रभारी दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी मिली है।
वहीं मिल्कीपुर में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ प्रभारी मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा और कटेहरी सीट पर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद के साथ प्रभारी दयाशंकर मिश्र और मंझवा सीट पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल के साथ प्रभारी रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी बेहतर रिजल्ट होगा। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप बोलिए तो कांग्रेस को सभी सीटें दे दें। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन से चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की पकड़ अभी भी यूपी के मतदाताओं पर मजबूत है। इन चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक तरफ फीडबैक लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में उठापटक हो गई है तेज, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, खराब प्रदर्शन रहा, इसके ऊपर हुआ है मंथन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अमित शाह से भी मुलाकात हुई है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी भी ली है। बता दें कि कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। तो मुलाकातों का दौर जारी है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उस पर दरअसल खींचतान शुरू हुई है। कई पार्टी के अंदर से भी सवाल उठे अपनी लीडरशिप को लेकर, और इसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर भी तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई और अब मुलाकातों का दौर चल रहा है टॉप लीडरशिप के साथ। यूपी में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। सीएम योगी के आदेशों का असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। यूपी में कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में शांति ही नजर आई। कुछ जगहों पर लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश हालांकि जरूर की, लेकिन इनके खिलाफ अब एक्शन की बात भी कही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। सीएम योगी के इन आदेशों का ही असर है कि यूपी में कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में शांति कायम रही। रामनगरी अयोध्या में भी मुहर्रम के 10वें दिन ताजिए दफन किए गए। शहर में जुलूस निकालकर ताजिए दफन किए गए, वो भी जिला प्रशासन की सख्त निगरानी में। मुहर्रम के जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही थी। थाना क्षेत्रों में सभी जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी और पीएससी की टुकड़ियों को लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, जो हमारा यातायात है वह सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। वहीं कुछ जगहों से विवादित तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जुलूस के दौरान तलवारें लहराई गई हैं। ये वीडियो लखनऊ के चौक इलाके का है, जहां जुलूस के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिनके ऊपर कार्रवाई भी संभव है। उधर कानपुर में मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। घंटा घर चौराहे पर दोनों पक्षों में झंडा निकालने को लेकर विवाद हो गया। लाठी डंडों से लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोला। कई लड़कों की पिटाई की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इधर बरेली में भी मुहर्रम के दौरान हंगामा हुआ। आरोप है कि छत पर ताजिए देख रही महिलाओं के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई। अभी मुहर्रम से पहले यूपी के अमेठी से भी ऐसा ही भड़काऊ वीडियो सामने आया था। यहाँ मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादास्पद नारेबाजी हुई।
वीडियो में कुछ लोग नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इस वीडियो के आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर गढ़चिरौली मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जहां 2 जवानों की शहादत हो गई है। तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन हमारे 2 जवान जो हैं, इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। हमने उन्हें खो दिया, लेकिन 12 नक्सलियों को ढेर भी हमारे जवानों ने किया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा, महाराष्ट्र की तरफ से देखा जाए तो वो गढ़चिरौली का इलाका लगता है, छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो कांकेर का इलाका लगता है। और यहां पर ये मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर अभी भी जारी होने की बात कही जा रही है। 12 नक्सली भी ढेर कर दिए गए हैं। गढ़चिरौली में सुबह 10 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद सुरक्षा बलों ने की है। लेकिन जो दुखद खबर है यही है कि 2 जवानों की शहादत इस मुठभेड़ में हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है दोनों तरफ से। एक तरफ महाराष्ट्र में सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल मोर्चा संभाल रखा है। और C60 के जवान, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो C60 के ये जवान बताए जाते हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को उस तरफ से अंजाम दिया है। अमित राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित राय जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अमित, जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये ऑपरेशन जो है वो सुबह से ही जो है चल रहा था। इसमें जो जानकारी दी गई, यहाँ पे होम मिनिस्टर द्वारा भी जानकारी दी गई और स्थानीय जो है पुलिस द्वारा भी जानकारी दी गई इस पूरे मामले में कि 12 जो नक्सली हैं वो इस पूरे मामले में जो है ढेर किए गए हैं और कई सारे जो हथियार हैं वो बरामद किए गए। सुबह 10 बजे से ये ऑपरेशन गढ़चिरौली में जो है किया गया, जिसमें डिप्टी एसपी के ऑपरेशन नेतृत्व में 7 C60 जो जवान थे उन्होंने जो इस ऑपरेशन को जो है वो किया है, जिसमें 12 जो है नक्सली जो है वो शहीद मारे जा रहे बताए जा रहे हैं। उनके शव बरामद हुए और 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR सहित 7 स्वचालित हथियार जो है वो भी बरामद किए गए यहाँ पर। और टीपागढ़ दलम के प्रभारी DVS लक्ष्मण अन्नम उर्फ विशाल अन्नम को मृत माओवादियों में से एक के रूप में पहचाना गया है और माओवादियों के आगे की पहचान जो है यहाँ पे की जा रही है। और C60 के एक PSI और एक जवान को गोली लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर है, उन्हें निकाल लिया गया और नागपुर भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले में आपको बताऊं, गृह मंत्री ने जो है तारीफ की है इस पूरे मामले की और राज्य सरकार की ओर से पुलिस को उनके साहस के लिए जो है 51 लाख रुपए की जो है घोषणा भी की है। और इस पूरे मुठभेड़ में मैं आपको बताऊं कि C60 कमांडो दल के जो पुलिस उप निरीक्षक सतीश पाटिल वो घायल हुए हैं और उनके इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली लाया गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन बताया जा रहा है। भारत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन ये बताया जा रहा है और एक बड़े लीडर को, नक्सलियों के बड़े लीडर को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। इंसास और AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार यहां पर नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। और MP की लाडली बहना की पूरे देश में धाक है। हर राज्य में इस योजना की चर्चा होती है। लेकिन अब लाडली बहना की तर्ज पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार भी एक योजना लेकर आई है। लेकिन यह योजना लाडली बहना के लिए नहीं, लाडले भाइयों के लिए है। जी हां, नाम है लाडला भाई योजना। आखिर क्या है ये योजना और महाराष्ट्र सरकार को योजना की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए। MP की लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। इस योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार नई स्कीम लेकर आई है, लेकिन ये योजना बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। सीएम ने राज्य में ये नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को महाराष्ट्र सरकार हर महीने 6,000 रुपए देगी। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। क्या है लाडला भाई योजना? 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए,
डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए, ग्रेजुएट को 10,000 रुपए महीना। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी। सीएम शिंदे इस योजना को बेरोजगारी का समाधान बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 21 साल से 60 साल के बीच की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है और अब लाडला भाई योजना की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जनता को साधने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अब एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोला है। लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। हालांकि योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर एमपी में अब गुरु पूर्णिमा उत्सव पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का आदेश जारी किया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है। आखिर कांग्रेस को गुरु पूर्णिमा पर क्या है ऐतराज, और बीजेपी क्यों लगा रही है कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप, आइए जानते हैं। एमपी के स्कूलों में अब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के तहत गुरु पूर्णिमा उत्सव 20 और 21 जुलाई को मनाया जाएगा। 2 दिनों के उत्सव में गुरु पूर्णिमा के महत्व और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में छात्रों को बताया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था और भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखना होगा। इसके बाद 21 जुलाई को शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को इस पर ऐतराज है। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर सियासत शुरू हो चुकी है। स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के सरकार के आदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सरकार को इस तरह की अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो या कंपल्शन हो। तो ऐसे में कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। भारत की परंपराओं से कांग्रेस को बैर है। कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस देश में सनातन से, संस्कृति से कांग्रेस का बैर रहा है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें विकास भी होगा, विरासत भी होगी और इस देश की जो विस्तृत गुरु शिष्य परंपरा है वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसके लिए आयोजन भी होंगे। कांग्रेस छाती पीटे तो पीटती रहे। गुरु शिष्य परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है। अगर गुरु पूर्णिमा पर उत्सव मनाया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रदेश में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जिस जम्मू क्षेत्र से दशकों पहले सेना ने आतंकियों को मार गिराया था, वहां अचानक आतंकी वारदातें बढ़ गई। पिछले 2 महीनों की अगर बात की जाए या ट्रेंड देखा जाए तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का काम किया है। आतंकी अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जम्मू रीजन आतंकियों का एपीसेंटर बन चुका है। पीठ पीछे हमला, फिर अचानक जंगल में गायब। ये नई साजिश, नई रणनीति आतंकियों की है। इसे ग्योरिल्ला युद्ध कहें या फिर हिट एंड रन। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में अदृश्य हो जाते हैं। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। भारतीय सेना बहुत एक्टिव है। आतंकियों में खौफ है। हर वक्त मुठभेड़ होने का डर है। जम्मू के इलाके में जैश के आतंकी एक्टिव हैं और ये ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदायीन हमलों का रहा है, यानी जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था, लेकिन अब आतंकी फिदायीन नहीं बल्कि मार के भागने के मकसद से आ रहा है।
अगर हम पिछले 2.5 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतीय सेना के एक अफसर सहित कुल 4 जवान शहीद हुए। इससे पहले 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 सैनिकों ने शहादत दी। इसके अलावा 4 मई को भारतीय सेना के ट्रक पर हमला करने के बाद भाग खड़े हुए, जिसमें एक वायु सैनिक शहीद हुए। कुल मिलाकर 2.5 महीने में 13 सुरक्षा बल शहीद हुए। आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की 2 घंटे तक लगातार हुई फायरिंग के दौरान वीडीजी सदस्यों ने ऐसा बदला लिया कि आतंकी अपनी साजिश अभी पूरी ही करते, उसमें कामयाब ही होते, लेकिन बहादुर वीडीजी सदस्यों ने उनका ये प्लान जो है वो विफल किया है। किस तरीके से आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं वीडीजी सदस्य, ये वो जाबाज सदस्य हैं जो हथियार तो इनके पास 90 के दशक के हैं, लेकिन नई तकनीक से इन्होंने कैसे सुरक्षा बलों के साथ सर्च ऑपरेशन करने की ठान ली है। लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है डोडा में, कठुआ में और बसंतगढ़ उधमपुर में, लेकिन ये जाबाज जो वीडीजी के सदस्य हैं इनका कहना है कि वो आतंकी आए तो जिंदा है यहाँ पर, लेकिन वापस जिंदा वो नहीं जाएंगे। जम्मू के हालात शांत थे तो ऑपरेशन के तरीकों में भी बदलाव किया गया था, लेकिन इन हमलों के बाद एक बार फिर भारतीय सेना अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में बदलाव करेगी। यानी कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी लगाई जाती है, उसी तरह जम्मू में भी पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाएगा। इनकी कोशिश है कि सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन आतंकियों को निस्तेनाबूद करना है। किस तरीके से यहाँ पर चूंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी पहाड़ियों पर सर्च करना, ये आप देखिए आशु तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ऐसे हाइड आउट में अक्सर आतंकी छुप जाते हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो भाटा गाँव में है, जहाँ पर आपको बता दें कि इस गाँव में कल रात जो है वो आतंकियों और पुलिस और वीडीजी के बीच में एक मुठभेड़ होती है। लगातार 2 घंटे तक फायरिंग चली, लेकिन फायरिंग इन वीडीजी सदस्यों की तरफ से इतनी ताबड़तोड़ थी कि उनका एक प्लान विफल किया। जम्मू का इलाका काफी बड़ा है। ये इलाका घने जंगल और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से घिरा है, यानी जम्मू का टेरेन बेहद टफ है, जिसका फायदा आतंकी उठाने में जुटे हैं। पहाड़ी की हाइट पर बैठे आतंकी छिपकर सेना की मूवमेंट को आसानी से देख लेते हैं और फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। पिछले जितने भी आतंकी हमले जम्मू में हुए, उसमें ज्यादातर आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ ही नहीं आए। आतंकी छुपकर हमला करते हैं, जबकि सैनिक पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। लेकिन अब भारतीय सेना ने ठान लिया है, कश्मीर की तरह ही जम्मू से भी आतंकियों का संपूर्ण सर्वनाश। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।